नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है वाराणसी में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण होगा। याद रखिएगा, कोची शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर 11 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किए हैं। यहां पर आपको तीन महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत कहां पर बनाया जाएगा, तो आपका जवाब होगा वाराणसी में। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। और तीसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इसके लिए किसके बीच समझौता हुआ है, तो आपका जवाब होगा कोचीन शिपयार्ड का भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता 11 नवंबर 2022 को किया गया। याद रखिएगा, कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाजों और गुवाहाटी के लिए 2 ऐसे जहाजों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। आप सभी को पता है कि अगर यह सीधा प्रश्न पूछ दिया जाए कि केंद्र सरकार में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है, तो आपका जवाब होगा सर्बानंद सोनोवाल। यह पूछा जाए कि केंद्र में भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो आपका जवाब होगा महेंद्र नाथ पांडे। क्लियर है? और इन लोगों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे और यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत है, इसमें 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि जो वातानुकूलित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जहाज है जो कि नदी के पानी में कम दूरी में आवागमन करेंगे, उसमें यात्रियों की बैठने की जो क्षमता है वो कितनी है, 50 यात्रियों की है। इतनी बात आप इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। अनावश्यक तथ्यों से दूरी बनाकर चलेंगे। मैंने कल ही की क्लास में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि वो अनावश्यक तथ्य नहीं है, वो ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको उस टॉपिक से और ज्यादा समझ विकसित करने के लिए है, लेकिन आपको प्राथमिकता उन्हीं तथ्यों पर देनी है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक। याद रखिएगा, भारत की मेजबानी में पहली बार 28 से 29 अक्टूबर 2022 को विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मुंबई और नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। क्लियर है? किसके द्वारा आयोजित की गई? विदेश मंत्रालय के द्वारा। भारत इसकी मेजबानी कर रहा था और इसका आयोजन कहां हुआ? मुंबई और दिल्ली में। कब से कब तक? 28 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच। याद रखिएगा, बैठक के समापन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। क्लियर है? ये बात भी याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो घोषणा पत्र होगा ये गैर बाध्यकारी दस्तावेज है। ठीक है? जिसे आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग से मुकाबला करने के लिए अपनाया गया है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि भारत आतंकवाद विरोधी पहलों के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा। यह महत्वपूर्ण डेटा है, इसको आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि जो काउंटर आतंकवाद समिति है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीटीसी कहते हैं, इसकी वर्तमान में अध्यक्षता भारत कर रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य है। और उसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 के द्वारा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित किया गया था। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। यहां पर एक तथ्य और आप याद रखेंगे कि यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिर कंबोज 2022 के लिए सीटीसी की अध्यक्ष है। क्लियर है? यह तथ्य भी आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक है 2020-21 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। याद रखिएगा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक अर्थात पीजीआई रिपोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को एक समान पैमाने पर वर्गीकृत किया है। क्लियर? किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये जो
पीजीआई संरचना है, ये 70 संकेतकों में 1000 अंक इसमें शामिल किए गए हैं और इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी? पहली है प्रमाण और दूसरी है शासन प्रबंधन श्रेणी। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि इन श्रेणियों को 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये उप श्रेणियां क्या क्या हैं? सीखने के परिणाम, पहुंच, अवसंरचना और सुविधाएं, समानता, शासन प्रक्रिया में विभाजित ये 5 श्रेणियां हैं। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा कि जो पीजीआई 2020-21 है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें जो उच्चतम श्रेणी फर्स्ट है, इसमें किस अंक वाले राज्य शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा, उच्चतम श्रेणी फर्स्ट में 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं और इसमें किसी भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम श्रेणी फर्स्ट में स्थान हासिल नहीं हुआ है। क्लियर है? यदि हम बात कर लें निम्नतर स्तर 10 की, तो इस निम्नतम स्तर 10 में 551 से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। बात हो रही है पीजीआई की, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना, यह पीजीआई का मेन उद्देश्य है। और अभी आपने पीजीआई के फुल फॉर्म को देखा था कि ये क्या है? प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि यदि हम बात करें 2020-21 में स्तर 2 के में शामिल राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो अभी आपने देखा कि जो उच्चतम स्तर 1 था, जिसमें कोई भी भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हो पाया, उसकी अंक क्राइटेरिया कितनी थी? 1000 अंकों में 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य। अगर हम दूसरे स्तर की बात कर लें तो इसमें 950 से कम लेकिन 101 तक के राज्य, ऐसे राज्य जिन्होंने 101 से लेकर 950 तक के अंक हासिल किए हैं, उनको स्तर 2 में शामिल किया गया है। अब स्तर 2 में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, इनकी कुल संख्या 7 है। इसमें केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। क्लियर? याद रखिएगा, 2017-18 में इस स्तर में कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था। क्लियर? यानी 2017-18 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो स्तर 2 में भी कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था, जिस प्रकार इस बार की 2020-21 की रिपोर्ट में स्तर 1 में कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्तर 3 श्रेणी में शामिल है। क्लियर? और यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इस बार गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये नए राज्य हैं जो कि 2020-21 में स्तर 2 में शामिल हुए हैं। इतनी बात केवल आपको इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखनी थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत आपको यह याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश स्तर 3 श्रेणी में शामिल है और स्तर 2 की श्रेणी के राज्यों को आपने देख लिया है। इसमें 7 राज्य थे, जिसमें गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये पहली बार उसमें शामिल हुआ था। अगला टॉपिक देखिए, स्लेंडर लॉरेंस के लिए देश का पहला अभयारण्य। याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(b) के तहत अक्टूबर 2022 में स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये स्लेंडर लोरिस क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक छोटा स्तनधारी प्राणी होता है, ठीक है, और ये निशाचर होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इस स्लेंडर लोरिस के लिए देश का जो पहला अभयारण्य है वो कहां पर अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और किस अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह अधिसूचित अभयारण्य कुडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य करूर और डिंडीगुल जिले में 11.806 हेक्टेयर में विस्तारित है। क्लियर? तो याद रखेंगे, जो स्लेंडर लोरिस के लिए पहला अभयारण्य घोषित किया गया उसका नाम क्या है? कुडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु राज्य के किस जिले में है? करूर और डिंडीगुल जिले में है। और कितने क्षेत्रफल में विस्तारित है? ये 11.806 हेक्टेयर में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि ये जो स्लेंडर लोरिस है ये छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी हैं जो सामान्यतः पेड़ों पर रहते हैं। क्लियर? यहां पर एक तथ्य और आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्लेंडर लोरिस है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN के द्वारा
लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यहां से भी सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्लेंडर लोरिस, इसे किस प्रकार की प्रजाति के रूप में आईयूसीएन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका जवाब होगा लुप्त प्राय। अगला टॉपिक देखिए, एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय शहर हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, इन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र अर्थात एपीएसी में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में इन्हें भी शामिल किया गया है। कौन कौन से शहर हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा नवंबर 2022 में आई थी। इतनी बात आपको इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखनी है। यदि आपसे सामान्य रूप से यह पूछा जाए कि डेटा सेंटर होते क्या है, तो याद रखिएगा, ये एक कंप्यूटर के नेटवर्क से एस्टैब्लिश एक सेंटर होता है जिसमें तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है और भविष्य में ये डेटा किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, इसके लिए यहां पर स्टोरेज किया जाता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। याद रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मार्ग पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्लियर है? किस रेलवे स्टेशन से? तो बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन से। किस मार्ग पर यह दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी? तो मैसूर चेन्नई मार्ग पर। अगला देखिए, और याद रखिएगा, यह हरी झंडी कब दिखाई गई? 11 नवंबर 2022 को। याद रखिएगा, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाया। क्या नाम है? भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन। याद रखिएगा, ये रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग के द्वारा इसे संचालित किया गया है। क्लियर है? तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार दक्षिण में ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथ के द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 369 फुट। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है विश्वास स्वरूपम। क्लियर है? तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखेंगे भगवान शिव की ध्यान मुद्रा को समर्पित है। कितनी ऊंचाई है? 369। और कहां पर? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में। किसके द्वारा स्थापित की गई? तो राजसमंद के नाथ के द्वारा स्थापित की गई है। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। क्लियर है? याद रखिएगा, इसके निर्माण में 10 वर्ष की अवधि में इसका निर्माण हुआ। ये 51 बीघा क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर इसका निर्माण किया गया और इसके निर्माण में 3000 टन से अधिक स्टील और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? इस प्रतिमा का नाम आप याद रखेंगे विश्वास स्वरूपम। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि इस प्रतिमा को विश्व की शीर्ष 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में भी स्थान मिला हुआ है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति के संदर्भ में आपको बताया जा रहा है। याद रखिएगा, इसके संदर्भ में 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा, जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति, इसका अनावरण किया। क्लियर है? तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे बुनियादी बात यह पूछी जा सकती है कि स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति किससे संबंधित प्रतिमा है? तो आपका जवाब होगा स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा है। कहां पर स्टैब्लिश है? तो याद रखिएगा, अयोध्या में स्टैब्लिश की गई है। इसका अनावरण किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पर है, तो आपका जवाब क्या होगा? बेंगलुरु में। किसकी प्रतिमा है? तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की। कितनी ऊंचाई है? 108 फीट ऊंची है। क्लियर है? और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 नवंबर 2022 को। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है,
इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। यह प्रतिमा किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। क्लियर है? एक बात और आप याद रखेंगे कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसको आकार देने वाले जो कलाकार थे, जिनका नाम आप सभी जानते हैं कि राम वी सुतार है, इन्हीं के द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को आकार जिन्होंने दिया था राम वी सुतार ने, उन्होंने इस स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को भी निर्माण किया है। ठीक है, अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि केम्पेगोंडा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा 11 नवंबर के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी किया गया। इस नए टर्मिनल के साथ ही केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है, उसकी लागत कितनी आई है? तो याद रखिएगा 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसकी लागत आई है। और इस प्रकार टर्मिनल बनने के बाद बेंगलुरु के केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सालाना क्षमता है वो 5 करोड़ यात्रियों की हो गई है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। देखिए अब ये प्रस्ताव नहीं है, शुरुआत हो चुकी है। किस डेट को शुरुआत हुई? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये क्रूज असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील के लिए रवाना हो चुका है। याद रखिएगा वाराणसी के से डिब्रूगढ़ तक ये 3200 किलोमीटर का सफर लगभग 51 दिनों में ये तय करेगा। जो एग्जैक्ट डेटा पीआईबी की साइट पर है या अनेक ऑफिशियल साइट पर जो दिनों का डेटा है वो है 51 दिन का। क्लियर है? तो आप एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर का सफर 51 दिनों में ये क्रूज तय करेगा। अब प्रश्न उठता है कि इस क्रूज का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा इसका नाम है गंगा विलास क्रूज। क्या नाम है? गंगा विलास क्रूज, नाम याद रखेंगे। यहां पर एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि ये जो क्रूज है ये वाराणसी से 13 जनवरी को रवाना हुआ, 51 दिनों की अपनी यात्रा करेगा और 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी। ये वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करके बक्सर, गाजीपुर, रामनगर होते हुए 8वें दिन पटना और 20वें दिन कलकत्ता पहुंचेगा, जहां से बंगाल की सीमा में प्रवेश कर 15 दिन तक यह बांग्लादेश में ढाका सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों से होते हुए डिब्रूगढ़ असम पहुंचेगा। क्लियर है? तो इसलिए याद रखेंगे यह प्रश्न उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्य अभियंता रविकांत ने बताया कि गंगा विलास भारत में निर्मित पहला जलयान है और यह दुनिया में जहाज द्वारा सबसे लंबी नदी यात्रा होगी। क्लियर है? यदि हम गंगा विलास क्रूज की विशेषता के बारे में देख लें तो याद रखिएगा ये 62.5 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई की बात करें तो 12.8 मीटर है और इसका ड्राफ्ट जो है वो है 1.35 मीटर और इसमें कुल 18 स्वीट्स होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है। याद रखिएगा केरल टूरिज्म ने लंदन में नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने लंदन में विभाग की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भारत के किस राज्य ने जीता? तो आपका जवाब होगा केरल राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। और दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि नवंबर 2022 में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहां हुआ? तो आपका जवाब होगा लंदन में। अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड है ये केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन के द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया है। क्लियर है? जूरी ने कोट्टायम जिले के मरावंथुरुथु, क्या नाम है? कोट्टायम जिले में जगह है मरावंथुरुथु, उसमें कार्यान्वित जलमार्ग परियोजना के बारे में विशेष टिप्पणी भी की है। तो चूंकि जूरी के द्वारा ये इस संदर्भ में विशेष टिप्पणी की गई है इसलिए महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। याद रखिएगा राज्य में जल संरक्षण और
पड़ोसियों के लिए जल सुविधा और आपूर्ति में सुधार के लिए सराहनीय कार्य के लिए राज्य को यह पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार स्ट्रीट परियोजना के तहत शुरू की गई जल संरक्षण पहल के लिए दिया गया, जो कि दुनिया में एक अपनी तरह की पहली पहल है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने अक्टूबर 2022 को पन्ना टाइगर रिजर्व अर्थात पीटीआर के बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देगा। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए 2339 वर्ग किलोमीटर में इस नए बाघ अभयारण्य को ये विस्तारित किया जाएगा। और इस नए बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्लियर है? अब एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम बात कर लें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो आपको याद है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे बाघों को नए रिजर्व में एक प्राकृतिक आवाजाही हो सके। क्लियर है? याद रखिएगा, इससे पहले 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य अर्थात RWS में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व से आने वाले बाघों को अक्सर देखा जाता है। याद रखिएगा, ये जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में, ये किस जिले में है? ये भी आपको जानना आवश्यक है। याद रखिएगा, ये चित्रकूट जिले में है। ठीक है? और ये जो चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ये मध्य प्रदेश राज्य से सटा हुआ इलाका है। और ये जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर बाघ अधिकतर पन्ना टाइगर रिजर्व से आते रहते हैं। उनके फुटप्रिंट यहाँ पर देखे गए हैं रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में। और इसी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्लियर है? तो इन दोनों बातों को आप यहाँ पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना। अब इस केन बेतवा लिंक परियोजना की चर्चा यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ के बाघों को खतरा हो सकता है। क्यों खतरा हो सकता है? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा आने वाले समय में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण जलमग्न हो जाएगा। ठीक है? इसलिए यहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना की भी चर्चा हो गई। और यहां पर बस आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी बात याद रखेंगे कि 2022-23 के बजट में इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। क्लियर है? और इससे 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को और 62 लाख से अधिक लोगों को पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इस परियोजना से उत्तराखंड बुंदेलखंड, सॉरी मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो इस केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से विशेष रूप से लाभान्वित होगा। इसके द्वारा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जाएगी। क्लियर? और ये पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए वहां के टाइगरों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। क्लियर? ये पूरा मैटर था। अब आप निश्चित तौर पर इसको समझ गए। अगला टॉपिक है सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022। याद रखिएगा, 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2022 के लिए संपूर्ण देश की सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी कर दी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 9 नवंबर 2022 को। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में एक वर्ष में जमीन के अंदर जाने वाले पानी की कुल मात्रा का 60% जल निकाल लिया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, मूल्यांकन में बताया गया कि जो भूमि जल रिचार्ज है उसमें बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। याद रखिएगा, 2022 में अगर हम इस मूल्यांकन रिपोर्ट को देखें तो संपूर्ण देश में जो कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज है वो कितना है? 437.60 अरब घन मीटर। और जो संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से भूमि जल निकाला जाता है वो कितना है? तो वो है 239.16 अरब घन मीटर। क्लियर? यानी जो जल रिचार्ज है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जल रिचार्ज का मतलब कि जो
भूमि के नीचे जल जाने की मात्रा है वो ज्यादा हो रही है। वो कितनी हो रही है? 437.60 अरब घन मीटर। और निकाला कितना जा रहा है? तो 239.16 अरब घन मीटर। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 7,089 मूल्यांकन इकाई में से 1,006 इकाई ऐसी हैं जिन्हें अति दोहन की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है? तो इतनी बातों को आप इस सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में याद रखेंगे। यहां पर एक डेटा और इंक्लूड कर लीजिए कि भूजल रिचार्ज का मुख्य स्रोत मानसूनी बारिश है, जो कि 241.35 अरब घन मीटर है। और अगर हम कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज की बात करें तो ये 55% बैठती है। अगला टॉपिक है, पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट की का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि पराली जलाना एक बहुत बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के संदर्भ में, और पंजाब के संगरूर में एक ऐसे प्लांट की शुरुआत की गई है जो इस समस्या से मुक्ति दिलाने में सहायता करेगी। याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2022 को देश के इस सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। और ये जो प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है पंजाब के संगरूर में, इसकी स्थापना जर्मनी के अग्रणी बायो एनर्जी कंपनी वर्वियो एजी के द्वारा किया गया। तो यहां पर आपको मुख्य रूप से 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे प्रमुख बात यह कि एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट को कहां पर उद्घाटन इसका किया गया? तो पंजाब के संगरूर में। हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं उनके द्वारा, और भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री पंजाब हैं। याद रखिएगा, इस प्लांट को स्टैब्लिश करने में जर्मनी की एक अग्रणी बायो एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है वर्वियो एजी, उसका सहयोग मिला है। और ये प्लांट पराली जलाने से जो वायु प्रदूषण जैसी समस्या थी उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। याद रखिएगा, ये जो प्लांट है ये 20 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसकी स्थापना 230 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हुई है। याद रखिएगा, अगर हम प्लांट में उत्पादन क्षमता की बात करें तो वर्तमान में 6 टन प्रतिदिन है और आने वाले समय में इसे 33 टन प्रतिदिन की अधिकतम क्षमता तक पहुंचाए जाने की संभावना है। याद रखिएगा, यदि हम बात कर लें फर्मेंटेड जैविक खाद के उत्पादन की, तो याद रखिएगा यह संयंत्र 1 लाख टन धान की पुआल की खपत करेगा, जिससे प्रतिदिन 600 से 650 टन फर्मेंटेड जैविक खाद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FOM कहते हैं, इसका उत्पादन होगा और ये जैविक खेती में इसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि एशिया के इस सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के स्थापित होने से राज्य में 40,000 से 45,000 एकड़ खेतों में जो पराली जलाने की समस्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इससे वार्षिक रूप से 1,50,000 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, अगला टॉपिक है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने 8 नवंबर 2022 को कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र के रूप में इसे घोषित किया है। और इस प्रकार आपको यह याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। क्लियर है? तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, अगर इसका विस्तार देखना है तो ये 686.406 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित होगा। हालांकि इस तरह का फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि ये जो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य है, ये कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में जो आरक्षित वनों के क्षेत्र हैं उनको ये कवर करता है। इसमें अगर हम बात करें स्तनधारियों की तो इसकी 35 प्रजातियां हैं, पक्षियों की इसमें 238 प्रजातियां हैं। इसके साथ ही साथ लीथ के जो नरम खोल के कछुए हैं, चिकने लेपित उदबिलाव है, दलदली मगरमच्छ हैं और 4 सींग वाले मृगों का भी इसमें निवास क्षेत्र है। कहां पर? इस पूरे कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में, जिसमें कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों के जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल हैं। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, यहां पर इनकी प्रजातियों और जो विभिन्न जंतु हैं उनसे भी संदर्भित करके इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि घड़ियाल, विशाल गिलहरियां, लेसर फिश, ईगल भी यहां पर पाए जाते हैं, जो विशेष रूप से कावेरी नदी और वन नदी प्रणाली पर निर्भर है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है तमिलनाडु राज्य का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने 22 नवंबर 2022 को
जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत मदुरै जिले के अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में फैले 193 से 215 हेक्टेयर क्षेत्र को अरिटपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। और एक बात और याद रखिएगा, इस प्रकार तमिलनाडु में अधिसूचित ये पहली जैव विविधता विरासत स्थल है। तो देखिए यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। जो सबसे बेसिक प्रश्न बन सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अरिटपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु राज्य से। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अरिटपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल जिसे अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया, किस क्रम का है। तो ये पहला है। अगर हम देश के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में बात करें तो ये भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। क्या नाम है इसका? अरिटपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल तमिलनाडु में। क्लियर है। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि ये जो अरिटपट्टी गांव है इसमें 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की ये श्रृंखला है जो वाटर शेड के रूप में कार्य करती है और 72 झीलों और 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक बांधों का समर्थन करता है। क्लियर है। तो इस प्रकार ये भी आप याद रखेंगे कि जो अरटपट्टी गांव है ये 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की श्रृंखला है। अगला देखिए, याद रखिएगा इस गांव में 250 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति के साथ विभिन्न मेगालिथिक संरचनाएं हैं, तमिल ब्राह्मी शिलालेख है, जैन बेड और 2200 वर्ष पुराना यहाँ पर रॉक कट मंदिर भी है जो इस स्थल को ऐतिहासिक स्थल बनाता है। क्लियर। तो ये बातें बिल्कुल सामान्य जानकारी के लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में जो बातें बताई ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तर पूर्व का पहला यूनानी क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र। याद रखिएगा केंद्रीय आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जिन्होंने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जिसको शॉर्ट फॉर्म में RRIUM कहते हैं इसके परिसर का उद्घाटन किया। इस प्रकार सिलचर असम में उत्तर पूर्व का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र स्टैब्लिश हुआ। याद रखिएगा ये जो नया परिसर है ये 3.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 48 करोड़ रुपए निवेश के साथ इसका निर्माण किया गया है। और ये जो क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र है इस केंद्र में कार्डियक, पल्मोनरी, स्ट्रोक, कैंसर और मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के रोगियों की जांच का भी कार्य किया जाएगा। अगला टॉपिक है 2023 से लेकर 2025 के कार्यकाल के लिए भारत IIC का उपाध्यक्ष और SMB का अध्यक्ष चुना गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो IIC है या SMB है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा IEC का मतलब ये होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन और SMB का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड। अब जो मूल प्रश्न है उस पर आइए। यह बताया जा रहा है कि 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का भारत उपाध्यक्ष चुना गया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। किस कार्यकाल के लिए? 2023 से 2025 के लिए। क्लियर है। अब यहां पर एक बात और याद रखना है कि नवंबर 2022 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के पूर्व सदस्यों की जो बैठक हुई थी उसमें इस बात का निर्णय लिया गया था। यहां पर एक कथन और आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा भारत के विमल महेंद्रू को IEC का उपाध्यक्ष बनाया गया। यह भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो IEC के उपाध्यक्ष कौन होंगे? विमल महेंद्रू। यहां पर याद रखिएगा अगर हम बात कर लें IEC की तो ये सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाला निकाय है। यदि हम बात कर लें SMB की यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की तो ये प्रौद्योगिकी नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार IEC का शीर्ष संचालक निकाय है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीते। याद रखिएगा भारत में 70 साल के बाद फिर से चीतों की वापसी हुई है। भारत से लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया। क्लियर है। कितने चीते लाए गए? 8। कहां से लाए गए? नामीबिया से। कहां पर भारत में इनको किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया? तो मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कब? तो 17 सितंबर 2022 को। याद रखिएगा नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। वहां से 8 चीते भारत लाए गए और चीतों को लाने के लिए विशेष मालवाहक विमान से ये लाए गए जिन्हें विशेष रूप से
बोइंग 747 को तैयार करके लाया गया और इस विमान पर चीते का मुंह भी प्रिंट किया गया था। तो आप विमान को भी याद रखेंगे कि ये बोइंग 747 से लाए गए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये 8 चीते, जिनमें से 3 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और भारत से लाए गए 8 चीतों में से 3 चीते जो हैं वो नर हैं, जिनकी आयु 5-5 वर्ष है, और 5 मादा चीते हैं जिनकी उम्र 5 से 2 वर्ष के बीच में है। क्लियर? तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो 8 चीते नामीबिया से लाए गए उसमें से 3 चीते नर हैं और 5 चीते मादा। याद रखिएगा, देश में चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यदि हम उन अंतिम 3 चीतों की बात करें जिनकी मौत के बाद भारत से चीते बिल्कुल खत्म हो गए थे, इन 3 चीतों की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी, जब वहां के महाराजा सरगुजा ने इनका शिकार किया था। क्लियर है? तो यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है कि जो चीते हैं उनको विलुप्त कब घोषित किया गया? 1952 में। याद रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये विंध्याचल पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है और अगर पूछा जाए कि ये कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है तो आपका जवाब होगा 344 वर्ग किलोमीटर में। अगला टॉपिक है केंद्र और असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों से समझौता। याद रखिएगा, केंद्र और असम सरकार ने पूर्वोत्तर के सक्रिय 8 गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया 15 सितंबर 2022 को और इस समझौते के तहत आदिवासी समूहों ने शांति स्थापना करने के लिए सरकार को आश्वासन भी दिया है और इस समझौते से असम में आदिवासी समूहों और चाय बागान श्रमिकों की जो दशकों पुरानी समस्या थी वो समाप्त हो गई। याद रखिएगा, इस समझौते के बाद असम के आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि ये जो बात हो रही थी कि इस समझौते से असम के जो आदिवासी और चाय बागान श्रमिक थे, इनकी जो दशकों पुरानी मांग थी वो पूरी हो गई। इस समझौते के तहत चाय बागान का त्वरित और केंद्रीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया। सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनरुत्थान, साथ ही साथ चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के उपाय का भी प्रावधान किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, समझौते में सभी आदिवासी राष्ट्रीय मुक्ति सेना, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, विरसा कमांडो माई फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आर्मी इसमें शामिल थे। याद रखिएगा, परेश बरुआ और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित कट्टर गुट उल्फा को छोड़कर राज्य के सक्रिय अन्य सभी विद्रोही समूहों ने सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसने उल्फा ग्रुप को छोड़कर। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, 2013 से 14 के मुकाबले भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 74% बढ़ा है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान 2018-19 रिपोर्ट 12 सितंबर 2022 को जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार जो कुल स्वास्थ्य व्यय है इसमें सरकार की हिस्सेदारी 28.6% थी। कब? 2013-14 में। वो बढ़कर कितनी हो गई? 40.6%। कब? 2018-19 में। वहीं अगर हम बात कर लें प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय की स्वास्थ्य सेवाओं पर, तो वो 2013-14 में 1042 रुपए थी और 74% का इसमें बढ़ोतरी हुई है और 2018-19 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति जो सरकारी व्यय है वो कितना है? 1815 रुपए। ये आंकड़ा कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 74% की। अब 2018-19 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय कितना हो गया है? 1815 रुपए। ये भी डेटा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम 2013 से 14 से 2018-19 के बीच प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल पर जो सरकारी हिस्सेदारी है स्वास्थ्य पर खर्च की, उसको देखें तो ये 74% से बढ़कर 86% हो गई है। और याद रखिएगा, अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र ने तृतीयक देखभाल में वृद्धि की है। क्लियर है? प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल पर जो सरकारी हिस्सेदारी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो 74 से 86 हो गया है। दूसरी ओर अगर हम निजी क्षेत्र की प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल में जो भागीदारी है उसको देखें तो वो घट गई है, वो 82 से घटकर 70% हो गई है। और निजी क्षेत्र की भागीदारी किसमें बढ़ी है? तो याद रखिएगा, निजी क्षेत्र के मामले में अगर देखें तो तृतीयक देखभाल में उनकी वृद्धि हुई है। क्लियर है? और प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है। अगला टॉपिक देखिए,
भारत के 3 शहर यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। याद रखिएगा, ये जो भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं, जिसकी घोषणा सितंबर 2022 में हुई, वो कौन-कौन से शहर हैं? तो याद रखिएगा, केरल राज्य के 2 शहर हैं। एक का नाम है त्रिशूर और दूसरे का नाम है नीलांबुर। और एक जो शहर है वो है तेलंगाना राज्य का, उसका नाम क्या है? वारंगल। यानी 3 शहर कौन-कौन से हो गए? त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल, जिसमें से त्रिशूर और नीलांबुर केरल राज्य का है और तेलंगाना का वारंगल शहर। ठीक है, ये किस में शामिल हो गए हैं? तो ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। याद रखिएगा, इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को 2022 में शामिल किया गया है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इन शहरों का समावेशन अन्य शहरों के साथ विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा करने, शहरों में पहले से लागू व्यवस्थाओं के तरीकों को आपस में साझा करने के लिए इस प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। अब यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको क्या याद रखना है कि इस बार जो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की जो सूची है, इसमें वैश्विक स्तर पर और कौन से शहर आए हैं? तो इसमें यूनेस्को यूक्रेन की राजधानी कीव शामिल हुई है, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन शामिल हुआ है और यूएई का शहर शारजाह, ये भी यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है। क्लियर है? कब? 2022 में। याद रखिएगा, अगर हम भारत के जो इन 3 शहरों की बात हुई है, केरल राज्य के नीलांबुर और त्रिशूर और तेलंगाना के वारंगल की, जो कि यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं, ये देश के पहले 3 शहर हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। याद रखिएगा, भारत के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक, जिसका नाम है टी हब, इसके द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया 28 जून 2022 को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टी हब का फुल फॉर्म क्या है, तो टेक्नोलॉजी हब। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र हैदराबाद में, किसके द्वारा? तो टी हब के द्वारा। क्लियर है? और याद रखिएगा, टी हब का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी हब। याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है जो कि हैदराबाद में स्टैब्लिश हुआ। इसके जो फोकस क्षेत्र होंगे वो होगा ई वाहन, मोबिलिटी, हेल्थ टेक, एंटरप्राइज टेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि टी हब की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 2015। अगला देखिए, अगला टॉपिक है बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हुआ। आप सभी को पता है कि बिहार में एक जगह है गया, जिसको मोक्ष की भूमि कहा जाता है। इसी गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को किया है। और याद रखिएगा, इस डैम के बनने से जो ये फल्गु नदी में पानी की कमी थी, अब ये 10 फीट तक इसमें पानी हमेशा रहेगा। क्लियर है? तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, डैम बनने के बाद करीब 2.5 किलोमीटर तक उसका पानी जमा रहेगा। 411 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा, और इस डैम को बनाने में जो लागत आई है वो है 312 करोड़ रुपए। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो गया में रबर डैम बना है, देश में सबसे बड़ा रबर डैम बिहार में, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गयाजी डैम। ये भी बात आप याद रखेंगे। और किस नदी पर? फल्गु नदी। अगला टॉपिक है लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। याद रखिएगा, भारत की समृद्ध और विविध जो समुद्री विरासत है, उसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात में जो ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है, जिसको लोथल के नाम से जानते हैं, यहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहां पर बन रहा है? लोथल में, गुजरात राज्य में। और लोथल कैसा जगह है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो पहला चरण है, ये पहला चरण 35 एकड़ क्षेत्र में होगा और इसमें खर्च होगा 774.23 करोड़ रुपए। और चरण 1B में संग्रहालय में शेष गैलरी, लाइट हाउस, 5D गुंबद, थिएटर, बगीचा परिसर, ये सब बुनियादी सुविधाएं होंगी। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि चरण 1 जो है, इसे 35 एकड़ में और 774 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और ये जो चरण 2 है, इसमें राजमंडप होगा, लोथल शहर होगा, ये सभी चीजें इसमें होंगी। याद रखिएगा, ये सागर माला परियोजना की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा,
ये इस परियोजना में जो कुल लागत आएगी वो अनुमानित है लगभग 3500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहां पर आपको सीधी बात क्या याद रखनी है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर अर्थात नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो गुजरात राज्य के लोथल में बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध जो समुद्री विरासत है उसको प्रदर्शित करना। अगला देखिए, अगला टॉपिक है गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बन गया है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट काउंसिल लिमिटेड के द्वारा यह बताया गया कि औरंगाबाद गूगल से एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर अर्थात EIE डेटा प्रकाशित करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यानी EIE डेटा प्रकाशित करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? औरंगाबाद। और ये 2 अगस्त 2022 को EIE डेटा प्रकाशित किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नई दिल्ली में हुए संपन्न कार्यक्रम में हैदराबाद का यातायात डेटा सार्वजनिक लॉन्च किया गया। इस प्रकार गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बन गया। यदि हम बात कर लें EIE डेटा की, तो रेस टू जीरो और रेस टू रेजिलिएशन प्रोग्राम के संबंध में औरंगाबाद संयुक्त राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। क्लियर है? और अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के पास एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक सुविधा है जो शहरों को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों को मापने, विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करती है। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखिएगा कि भारत में गूगल की जो पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर सुविधा है वो केवल बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। और गूगल ने देश की इन 4 शहरों में से औरंगाबाद को भारत के पहले शहर के रूप में चुना जिसका ट्रैफिक डेटा गूगल के द्वारा सार्वजनिक किया गया। क्लियर है? ये पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। याद रखिएगा ये डेटा शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला टॉपिक है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। याद रखिएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 5 से 8 सितंबर 2022 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। यहां पर याद रखिएगा बैठक में संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, निवेश सीमा प्रबंधन, सुरक्षा विकास साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। क्लियर है? तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है प्रमुख रूप से कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भारत आधिकारिक दौरे पर कब आई? तो 5 से 8 सितंबर 2022 के बीच, और इन प्रमुख मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो तेजी से बढ़ रहा है। निर्यात के लिए बांग्लादेश पूरे एशिया में हमारा सबसे बड़ा बाजार है और इस वृद्धि को और गति देने के लिए द्विपक्षीय समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता अर्थात CEPA पर चर्चा जरूर करेंगे। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के बीच शिखर वार्ता के दौरान जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यह भी महत्वपूर्ण बात है। कई बार यह सीधे पूछ लिया जाता है कि जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर थी तो कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो आपका सीधा जवाब होगा 7 समझौते पर। और इसमें 25 साल बाद कुसियारा नदी के जल बंटवारे पर भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा की बढ़ती कीमत इस समय विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए एक कदम और उठाया गया मैत्री थर्मल सुपर पावर प्लांट के रूप में। मैत्री थर्मल सुपर पावर प्लांट की जो पहली यूनिट है उसका अनावरण इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा की गई। इससे बांग्लादेश में किफायती बिजली उपलब्धता बढ़ेगी। क्लियर है? तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैत्री थर्मल सुपर पावर प्लांट की पहली यूनिट का जो अनावरण हुआ किन 2 देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने पर भी बातचीत चल रही है। यहां पर रूपसा नदी पर रेलवे पुल का उद्घाटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी एक उल्लेखनीय कदम किया गया। और याद रखिएगा ये जो रूपसा नदी पर रेलवे पुल है भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लियर है? याद रखिएगा अभी जो ऊपर हमने आपसे बताया कि 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसमें एक है पानी जो कि सीमावर्ती नदी कुशियारा के पानी को लेकर किया गया। ठीक है? और याद रखिएगा इससे असम के लोगों का फायदा होगा। दूसरा क्षेत्र था रेलवे, तीसरा था न्यायिक क्षेत्र, चौथा था विज्ञान, 5वां था अंतरिक्ष और 6वां था प्रसारण।
सातवां था सूचना प्रौद्योगिकी। क्लियर। इन 7 क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी बन गया है। यह भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त नदी आयोग है, इसकी 38वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन भी 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में किया गया और दोनों देशों ने अंतरिम आधार पर कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन को भी अंतिम रूप से स्वीकार किया। यह बैठक का जो आयोजन है, यह 12 वर्ष के अंतराल पर किया गया था। कब किया गया था? 25 अगस्त 2022 को भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक मंत्रिस्तरीय। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस बीच दोनों पक्षों ने त्रिपुरा के सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फेनी नदी, जिसका उद्भव दक्षिण त्रिपुरा से है, फेनी नदी जल संचयन स्थल के डिजाइन और तकनीकी बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया। याद रखिएगा, इस संदर्भ में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच में एक समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया गया था। अभी चर्चा कई बार हुई है कुशियारा नदी की। याद रखिएगा, ये जो कुशियारा नदी है, ये बांग्लादेश और असम में एक वितरिका नदी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है। बराक नदी की एक शाखा के रूप में ये भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है। ये बराक की एक अन्य शाखा सुरमा से अलग होती। याद रखिएगा, बांग्लादेश में कुछ दूर बहने के बाद ये फिर से सुरमा नदी से मिलती है और इस संयुक्त नदी को मेघना नदी कहते हैं। भारत में इस नदी के माध्यम से मणिपुर, मिजोरम और असम राज्य को जल प्राप्त होता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में इसे नौसेना को समर्पित उन्होंने किया। याद रखिएगा, साथ ही इसे समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की भी संज्ञा दी गई। किसको? आईएनएस विक्रांत को। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विशिष्ट है। विक्रांत विशेष है। विक्रांत केवल युद्धपोत नहीं, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट देकर ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय ने किसके संदर्भ में कहा था, तो आपका जवाब होगा आईएनएस विक्रांत के संबंध में। याद रखिएगा, अगर हम विक्रांत के अर्थ को देखें तो इसका अर्थ होता है विजयी और वीर। ये जहाज अपने नाम के अनुरूप है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये जहाज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। याद रखिएगा, ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसका वजन 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। 4 फ्लोर हैं इसमें। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 62 मीटर है, ऊंचाई 59 मीटर है। क्लियर है? याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत जो है, ये 2 फुटबॉल मैदान जो है इतना बड़ा है। इसका फ्लाइंग डेक कितना है? 12,500 स्क्वायर मीटर का। क्लियर है? और इसमें 21,000 टन से अधिक विशेष ग्रेड स्टील का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, ये जो आईएनएस विक्रांत है, 25 वर्ष बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है। 21 जनवरी 1997 में नौसेना से ये सेवा मुक्त हुआ था। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो भारत ने 1957 में HMS हरक्यूलिस नामक एक जंगी जहाज को ब्रिटेन से खरीदा था और इसे आईएनएस विक्रांत के नाम से 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। क्लियर है? तो इस बैकग्राउंड को भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये जो आईएनएस विक्रांत है, ये आईएनएस विक्रांत 45,000 टन वाला विमान है और दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास 40,000 और इससे ज्यादा वजन वाले विमान वाहक जहाज निर्माण करने की क्षमता है। ठीक है? तो अब उस क्षमता में भारत भी शामिल हो चुका है। याद रखिएगा, ये जो आईएनएस विक्रांत है, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। क्लियर है? ये बात भी आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। इस युद्धपोत में जो 76% सामान है वो स्वदेशी है। इसकी आपूर्ति भारत के मुख्य औद्योगिक घराने के द्वारा की गई थी और 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने इसके सामानों की आपूर्ति की थी। क्लियर है? याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ भारतीय नौसेना के पास चीन की तरह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। भारत एशिया में चीन के बाद वो दूसरा देश होगा
जिसके पास खुद के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। और याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की जो तकनीकी है वो कैसी है? स्वदेशी है। अगला देखिए, आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। याद रखिएगा, 72 वर्ष में कई बार इस ध्वज को बदलने की चर्चाएं हुई, लेकिन एट लास्ट 2022 में इस झंडे में लगे लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की सील लगाई गई। याद रखिएगा, नए सफेद ध्वज के बाईं और ऊपरी भाग में तिरंगा है, दाईं ओर मध्य में नौसैनिक चिन्ह क्रेस्ट है, और ये अष्टकोणीय है। याद रखेंगे, ये कैसा है? अष्टकोणीय है, जो गहरे नीले रंग के स्वर्णिम रंग से बना हुआ है, और इस पर लिखा है सम नो वरुण। इसका अर्थ क्या है? वरुण जल के देवता है। याद रखिएगा, ये जो नीला रंग रखा गया है, ये भारतीय नौसेना की जल शक्ति को दर्शाता है। ये जो अष्टकोणीय आकृति है, ये शिवाजी के निशान से प्रेरित है। क्लियर है? और आप सभी को पता भी है कि भारत में शिवाजी महाराज ने नौसेना को स्थापित किया था, इसीलिए नौसेना के जनक माने जाते हैं शिवाजी महाराज। अष्टकोणीय जो कोड है, ये 8 दिशाओं को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें भारतीय नौसेना की वैश्विक पहुंच झलकती है। और ये जो नया ध्वज है, इसको राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद पेश किया गया। अगला टॉपिक है, लद्दाख में तैयार होगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। याद रखिएगा, ये जो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है, ये लद्दाख के हनले क्षेत्र में स्थापित होगी। याद रखिएगा, ये जो हनले है, ये लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, जो कि मानव हस्तक्षेप से दूर है। ठीक है? और जो देश में ये पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में है, ये चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगी। क्लियर? तो यहां पर 2 बातें याद रखेंगे कि जो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी होगी, ये लद्दाख के हनले क्षेत्र में है। दूसरी बात, ये किस अभयारण्य का हिस्सा होगी? तो ये चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगी। इससे खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हनले में ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई वाली जगहों में से एक है। याद रखिएगा, ये जो नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना है, इसके लिए लद्दाख स्वायत्तशासी पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख प्रशासन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बीच में जून 2022 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, और इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। याद रखिएगा, ये जो नाइट स्काई सेंचुरी है, वो क्षेत्र होता है जहां पर रोशनी के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। रात को अधिक से अधिक अंधेरा सुनिश्चित हो, ताकि आसमान में ग्रहों और सितारों का अध्ययन किया जा सके, इसलिए नाइट स्काई सेंचुरी डेवलप की जाती है। नाइट स्काई सेंचुरी क्षेत्र में वाहनों की जो आवाजाही होती है, उसका भी समय निर्धारित किया जाता है। अगला टॉपिक है, तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व। याद रखिएगा, 12 अगस्त 2022 को भारत सरकार का एक प्रोग्राम था केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में। इसी कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व अगस्तामलाई की अधिसूचना की घोषणा की गई। क्लियर है? और ये तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व होगा। याद रखिएगा, नागालैंड में सिंगफन हाथी रिजर्व के 2018 में अधिसूचित किए जाने के बाद यह देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। क्लियर है? कौन? हाथी रिजर्व अगस्ता मलाई, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। यहां पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान समय में भारत में 33 हाथी रिजर्व है। ठीक है? और ये जो 33वां हाथी रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभयारण्य के रूप में इसे मंजूरी मिली है। क्लियर है? लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि तमिलनाडु राज्य का जो हाथी रिजर्व अगस्तामलाई है, ये किस क्रम का है, तो याद रखिएगा, ये देश का 32वां हाथी रिजर्व है। क्लियर? यहां पर देखिए, इससे कोरिलेट करके और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसके स्टैटिक पार्ट से कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, तो आपका जवाब होगा 1992 में। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 12 अगस्त को। और याद रखिएगा, ये जो तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिले में अगस्तामलाई हाथी रिजर्व है, ये तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो अगस्त्यमलाई क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, और ये केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। याद रखिएगा, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, तो ये 3500.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें केरल राज्य में जो क्षेत्र आता है वो आता है 1828 वर्ग किलोमीटर का, और तमिलनाडु राज्य में आता है
1672.36 वर्ग किलोमीटर का। किसका क्षेत्र? अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगस्त्यामलाई भारत में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है, और ये यूनेस्को नेटवर्क में कब शामिल हुआ? 2016 में। यहां एक बात और याद रखिएगा कि वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में हाथियों की जो आबादी है वो है 2719, और जो तमिलनाडु राज्य में 4 हाथी रिजर्व हैं वो कौन से हैं? नीलगिरी पूर्वी घाट, श्रीविल्लुर पुत्तूर, कोयम्बटूर में नीलांबुर, साइलेंट वैली और अन्नामलाई। ये 4 हाथी रिजर्व विशेष क्षेत्रों में जंगली हाथियों की एक बड़ी आबादी है। याद रखिएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोझी कमुथु हाथी शिविर का घर है। क्लियर है? और वर्तमान में मैंने जैसे आपको बताया था कि देश में 33 हाथी रिजर्व है, और विगत 3 वर्षों में कर्नाटक के दांदेली हाथी रिजर्व, सिंगफन जो कि नागालैंड में है, और छत्तीसगढ़ में जो लोमरू हाथी रिजर्व है इसे अधिसूचित किया गया है। तो देखिए, इन हाथी रिजर्व को भी आप याद रखेंगे। एक है दांदेली हाथी रिजर्व जो कि कर्नाटक राज्य में है, एक है सिंगफन जो कि नागालैंड में है, और एक है लोमरू हाथी रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। और जो अभी आपने 32वां हाथी रिजर्व पढ़ा है वो कौन है? अगस्त्यामलाई हाथी रिजर्व जो कि तमिलनाडु राज्य में है। जो मैं बात कर रहा था 33वें हाथी रिजर्व की, तो अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य को देश के 33वें हाथी रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। अगला टॉपिक है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। इसके संदर्भ में एक बार मैंने कम्युनिटी टैब में एक प्रश्न डाला था और अधिकतर लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था। तो याद रखिएगा, तेलंगाना की विधानसभा के द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को अनुमोदन दिया गया, और इसके बाद भारत में अपनी तरह का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होने जा रहा है। तो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय वो किस राज्य में? तेलंगाना में। याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं वो रूस और चीन के पास हैं, और भारत में बनने वाला यह दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद स्थित वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान अर्थात FCRI का विस्तार करने का निर्णय लिया है, और इसे ही पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। अगला टॉपिक है दार्जिलिंग में पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है दो तरीके से। एक तो जो ये मूल प्रश्न पूछा गया कि देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया, तो आपका जवाब होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल में, और ये दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा, जो कलकत्ता का अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है ये इसे चौथा स्थान मिला है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये भी कलकत्ता में है और इसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, देश भर में स्थित 150 चिड़ियाघरों में चेन्नई स्थित अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन था? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। दूसरे स्थान पर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि कहां पर है? चेन्नई में है। और तीसरे स्थान पर मैसूर में स्थित श्री चायरा केंद्र जूलॉजिकल पार्क है, इसको कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। और चौथा स्थान किसको मिला था? कलकत्ता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन को मिला था। ठीक है, तो आपने 4 ऐसे चिड़ियाघर को देख लिया जिनको टॉप 4 रैंकिंग मिली हुई है। याद रखिएगा, 10 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर में आयोजित चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस रैंकिंग को जारी किया। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 10 सितंबर 2022 को। इस प्रकार जो राष्ट्रीय घटनाओं की जो ये श्रृंखला चल रही है उसमें ये आज दूसरी क्लास थी विस्तारित क्लास में। अगली क्लास में राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा लिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।